मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट में जब सिर्फ 20 दिन का वक्त रह गया था एंड आखिरी वक्त पर पीएमसी ने एक ही सिलेबस के तहत पूरे मुल्क में एंट्री टेस्ट लेने का ऐलान कर दिया था। एंट्री टेस्ट में तैयारी के लिए कम वक्त मिलने पर इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा सड़कों पर आए। अदालत ने एक्शन लिया और फिर पीएमसी को अदालती हुक्म पर 15 नवंबर 2020 को होने वाले एंट्री टेस्ट को मंसूख करके 29 नवंबर को वो टेस्ट लेना पड़ा था। लेकिन पीएमसी की खामियां यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात और मार्क्स में गड़बड़ पर सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर पीएमसी की सरजनिश की थी और एंट्री टेस्ट के रिजल्ट को सही करने का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब हमारे साथ पिछले साल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि मीडिया मिसलीड कर रहा है, गलत खबरें फैलाकर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। मगर अभी पिछले साल के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए थे कि पीएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अब एक और मसला खड़ा कर दिया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी पीएमसी के तहत होने वाले एमडी कैट का इम्तिहान मुतनाज़ बन गया है। 30 अगस्त से ये पेपर शुरू हुए हैं, ये टेस्ट शुरू हुआ जो कि ऑनलाइन लिया जा रहा है और ये 30 सितंबर तक चलेगा। लेकिन ऑनलाइन होने वाले टेस्ट तलबा के लिए मुस्तकिल मुश्किल का बाइस बना हुआ है। स्टूडेंट्स इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी एमडी कैट का ये टेस्ट पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा रहा है। मुल्क के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन का कोई भरोसा नहीं होता और तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट के दौरान वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन कहीं मुनक़ता हो जाता है तो फिर उससे पहले के जो सवालात होते हैं नतीजे से वो गायब हो जाते हैं, उनके नंबर्स उनको नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा भी कुछ शिकायत स्टूडेंट्स को हैं। उन्होंने एहतजाज भी गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में किया जहां पे पुलिस ने भी उन पर धावा बोला। अभी क्यों स्टूडेंट्स को ये शिकायत हैं, उनको की क्यों नहीं फराहम की जा रही, वो टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट क्यों नहीं देख सकते और किस हद तक प्रॉब्लम ये तलबा के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अली रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अली रजा साहब, ये ज़ाहिर पिछले साल सिलेबस का एक इशू हुआ था, उस वक्त भी अदालती ऑर्डर पर आपको टेस्ट आगे करना पड़ा था। अब ये जो टेस्ट का तरीक़ेकार है ये 30 अगस्त से 30 सितंबर तक, अब जो स्टूडेंट्स आखिर में टेस्ट देंगे उनको तो तैयारी का फिर बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अली रजा साहब, पहले मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं। पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा रिजल्ट गलत है और रिजल्ट को ठीक करिए। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ पिछले साल ये कहा था कि एकेडमिक बोर्ड, कानून के तहत एकेडमिक बोर्ड को सिलेबस अप्रूव करना है, वो पहले अप्रूव करवा लीजिए फिर इम्तिहान लीजिए। इसके लिए 15 दिन आगे किया गया। तो प्लीज फैक्ट्स को ठीक कर लीजिए। अच्छा। दूसरी चीज जहां तक ये है कि बच्चों को टाइम मिलना, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दुनिया भर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होते हैं एक दिन में नहीं होते। 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे आप एक दिन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहीं भी नहीं हो सकता। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू हुआ। दे शुड बी रेडी, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। अब अगर एक बच्चे का इम्तिहान 30 को शेड्यूल हुआ, एक बच्चे का 15 को हुआ, एक को 28 का हुआ, वो उनकी शेड्यूलिंग पे है, उसकी भी पॉलिसी है। जो बच्चे पहले रजिस्टर हुए उनको प्रायोरिटी दी गई डेट की। डेट बच्चों ने खुद चूज की, जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले थी उसको उसकी तारीख मिली है, जिसको रजिस्ट्रेशन बाद में की उसकी तारीख उसके हिसाब से नेक्स्ट डेट आ गई। तो ये इशू नहीं, देखिए वो तैयारी उनकी मुकम्मल होनी चाहिए थी 30 अगस्त तक किसी भी इम्तिहान के लिए। इसमें डेट शीट के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो इशू उठाया जा रहा है इस वक्त, जो आपने अभी जिक्र किया कि जी जगह पे बिजली नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन गिर जाता है और उनके सवालात के जवाबात पूरे रिकॉर्ड नहीं होते, ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है और ये फैलाई जा रही है और गलत बात, और इसको हम बिल्कुल क्लैरिफाई करने वाले। देखिए पहली बात, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम इंटरनेट पे चलता ही नहीं, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस बेस, उस पर चलता है। अच्छा। हर एग्जामिनेशन सेंटर खुद एक पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें कोई इंटरनेट से ताल्लुक ही नहीं। तो इंटरनेट गिरना या बिजली गिरना इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 2, हर सेंटर के ऊपर जनरेटर्स और यूपीएस लगे हुए हैं, तो ये कहीं भी आप किसी भी सेंटर से आपको खबर नहीं आई कि बिजली बंद हो, वो भी नहीं। तो अली रजा, फिर स्टूडेंट्स की शिकायत क्यों कर रहे हैं कि ये 80-85% स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है और बहुत कम स्टूडेंट्स? पहली बात मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज। ना आपको पता है ना मुझे पता है इसका कि उस 40,000 में से कितने एग्जैक्टली पास हुए, कितने फेल हुए। हर बच्चे का रिजल्ट उसको इंडिविजुअली उसके सिक्योर्ड पासवर्ड के लिंक के ऊपर जाता है।
तो या तो मुझे कोई ये बता दे कि 40,000 बच्चों ने अपना रिजल्ट किसी ने क्यूमुलेटिव जमा किया है, तो मैं तो मान जाऊं इस बात पे। वरना देखिए ये सब चहमोगोइयां हैं। लेकिन नहीं अली साहब, वो इंडिविजुअल बेसिस पे जब एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और जाहिर है एक से एक वो दूसरे को बता रहे हैं, तो वो कलेक्टिव करके वो रिजल्ट फिर इसी तरह से अनाउंस करें। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान क्या 40,000 बच्चों ने एक दूसरे से बात करके ये कलेक्टिव पूरा कोई रिकॉर्ड बनाया है? अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं अली साहब, एक कहीं ट्रेंड बनाया जाता है, वहां पर सब अपने अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है हम सब जानते हैं। 400 बच्चे अगर सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, वो लगेगा कि 4,000 बच्चा शोर मचा रहे हैं। देखिए ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है, सालों से चल रही है, सिर्फ मेडिकल में नहीं, हर जगह। जो फेल होगा वो शोर मचाएगा। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे पास हो रहे हैं वो ये क्यों नहीं है? अगर कोई बच्चा जो पास हो रहा है, जो कोई पास हो रहे हैं वो उनके कई ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड्स में वो नजर भी तो नहीं आ रहे, कहीं वो नजर होते आए कि कहीं कोई पीएमसी को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी हों। मैं आपको वो दो चीजें बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ। पहली बात, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये सिस्टम बड़ी एहतियात से हमने इसको टेस्ट किया हुआ और रोजाना इसकी एक ड्यू डिलिजेंस होती है टू मेक श्योर द सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो ठीक चल रहा है। दूसरी चीज देखिए, रिजल्ट जब कंप्लीट होगा 1 अक्टूबर के बाद, नंबर आप सबके सामने आएंगे उस वक्त। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव है, वो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये हो रहा है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब जाके पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। ठीक है, की आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो अंदाजे पर। कोई हार्ड कॉपी या की स्टूडेंट्स को फराहम की जा रही है अली साहब? सर दुनिया में कहीं पे भी आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम छोड़िए, एमसीक्यू बेस में हार्ड कीज और ये पेपर नहीं दिए जाते। ठीक है, अगर सारे एग्जामिनिंग अथॉरिटी हर बार अपने सारे इम्तिहान के पर्चे हवाले कर दें पब्लिक को, तो 3 साल में सारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। और फिर वही होगा जो यहाँ होता रहा है कि आपके ये ट्यूशन सेंटर उन्हीं सवालात की कीज बना के बच्चों को कहते हैं रट्टा लगा लो। हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे की नॉलेज बेस, तो उसने नॉलेज क्या एक्वायर की है, रट्टे के ऊपर तो नहीं हमने चलाना था। सही। और साहब ये जो 30 दिन तक आप ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो 30 रोजाना 2 टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को 60 पेपर्स बनाने पड़ रहे होंगे। ये कहीं लॉ में ऐसा पीएमसी के अपने कहीं कवानीन में ये चीज मौजूद है कि आपको एक टेस्ट के लिए अलग अलग पेपर्स आप ले सकते हैं, या एक ही पेपर के तहत आपको? क्योंकि पीएमडीसी के दौर में तो ये एक ही पेपर हुआ करता था यूएचएस का। देखिए बिल्कुल है मौजूद, और बल्कि इस पे सिंध हाईकोर्ट में पिछले साल एक सवाल उठाया गया था और सिंध हाईकोर्ट ने होल्ड किया था कि नहीं आप कर सकते हैं। पेपर जो कानून में लिखा है वो ये है कि आप हर बच्चे का सिर्फ एक ही एमडी कैट लेंगे, यानी 1 साल में बच्चा एक बार एमडी कैट दे। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे 3 बार या 4 बार एमडी कैट, जैसे सैट वगैरह के इम्तिहान दुनिया भर में होते हैं वो कई बार होते हैं साल, तो इम्तिहान एक ही होगा, मगर वो बेशक 30 दिन में या 32 दिन में हो, दैट इज अलाउड। इस साल भी हमने 9 और 10 अक्टूबर को कोविड के बच्चे जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए डेट्स रखी हैं ताकि वो आके वो दे सके इम्तिहान, बिकॉज वो नॉर्मल डेट पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये जो अलग आपने कहा कि अभी ये जो पास होने वाले हैं वो शोर नहीं मचा रहे, ये जो 4-4 साल मेहनत करके लोग पास हो रहे हैं, फिर आपने उन पर एनएलई का एक और एग्जाम लगा दिया है, तो शोर वो भी मचा रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट अभी उस पर हुआ है, क्यों ये एनएलई को नाफिज किया गया? नहीं देखिए, एनएलई का इम्तिहान तो 5 साल के बाद होगा जब वो ग्रेजुएट करेंगे। वो क्यों होगा? जब वो ग्रेजुएट 5 साल कर चुके होंगे, वो डॉक्टर बन चुके होंगे, उसके बाद ये टेस्ट देना क्यों उनके लिए जरूरी होगा? क्योंकि 176 कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जो मेडिसिन पढ़ाते हैं, तो पढ़ के जब बच्चा निकलेगा उसके बाद हाउस जॉब करेगा। एक हम लाइसेंस का इम्तिहान कानून ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया, पीएमसी ने नहीं लगाया, कानून ने लगाया। लेकिन तजवीज तो पीएमसी की तजवीज पर ही लगाया हुआ ना कानून ने? जी, कानून ने इसलिए लगाया है, बड़ी सिंपल सी बात कि आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि जो डॉक्टर जिसके हाथ में हम लाइसेंस दें वो इंशाल्लाह उसकी सर्टिफिकेशन है कि ये सेफ डॉक्टर है। अच्छा, मैं और आप हम सब यही चाहेंगे कि जब हम किसी अस्पताल में जाएं तो वहां पे जो डॉक्टर है हमें ये ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए कि ये सेफ डॉक्टर, ये लाइसेंस है। तो उससे पहले जो वो 5 साल अपना कोर्स कंप्लीट करके, अपनी डिग्री कंप्लीट करके अली रज़ा साहब आया होगा, तो वो उन 5 सालों के बाद वो सेफ तस्वुर नहीं होगा? आप ये सवाल कभी सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उन्होंने कानून के पेशे पे, उनके अपने पेशे पे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लगाया, जहां पे बच्चे 5 साल पढ़ने के बाद बाहर आएंगे LLB करके, तो उनसे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लिया जाता? ये देखिए दुनिया भर में हर जगह है। लाइसेंसिंग की तो चीज से मुझे नहीं समझ आई आज तक कि लोग क्यों डरते हैं। आप एक कॉलेज की डिग्री लेके आते हैं,
उसके बाद आपने एक पेशे में जाना है, वो एक प्रिविलेज है, उसके लिए लाइसेंसिंग दी जाती है। अलीरज़ा साहब, सिर्फ न्यू कमर्स ही नहीं, जिनको ये एग्जाम देना सिर्फ वो इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि बहुत सीनियर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, पूरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी इसके खिलाफ है। जी, हर्षा डॉक्टर्स हैं बाय द वे, और बहुत बच्चे हैं जिन्होंने हमें ये भी आके कहा है कि जी हम इसके बिल्कुल हक में हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अलीरज़ा साहब, ये जो बच्चे स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स आपके हक में होते हैं, वो कहीं ना हमें कहीं नजर आते हैं स्ट्रीट्स पर, ना वो हमें कहीं सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। ये देखिए, जी, ये तो अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये एक हमारे यहाँ एक कल्चर है जो हक में बोल। डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एज एन नुमाइंदा क्या, बेसिकली दे आर द वन हु डील विद एवरीथिंग। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी, एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, पीएमसी में किसी वकील से बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरखास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप भी खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवस्सुत से पहुंचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सोल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, बिकॉज दे आर फ्यूचर्स एट स्टेक हियर। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन स्टूडेंट्स से कि आउट ऑफ सिलेबस है और आप लोग ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया, इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का पोजीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का, और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना। तो वो स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए। ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है, और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये एफएससी की रेपिटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए। तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था, एकेडमिक बोर्ड ने बनाया। इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो आईबीसीसी से लाए गए हैं, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई। उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था, ए लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए, और उसको एंडोर्स कराया गया आईबीसीसी से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं। सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था। उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन्ड थे, जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है। अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं? तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए, और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं। सो इस हद तक तो हम कर सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीनशॉट की सूरत में पहुंचे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रहे हूँ कि आपका मौक़िफ़ उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप ए बी वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन वो सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहे हैं। पीएमसी को मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी, हमारा मौक़िफ़ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे। अच्छा डॉक्टर, मेजॉरिटी ऑफ देम वर डॉक्टर्ड, आई वुड से। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो हैं वो बांटे गए हैं, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ये कहना है कि जब कोई चीज़ मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पे डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु डिड नॉट। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनका ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में
सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी ये कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को इजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट असाइन करते हैं और दो सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं, तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज अच्छा, करके डॉक्टर साहब बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन लें, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार जो स्टूडेंट्स हैं कि एल्गोरिदम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, आई मीन जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद तमाम प्रोसेस, और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं। डेली जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको देखा भी जा रहा है, और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो और जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे। पहली बात कि ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। देखिए बात ये है कि देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है, और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे, आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया कि कैलकुलेट होता है? जी हम मल्टीपल ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है कि अगर एक कोई होगा कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा तो दैट विल काउंट एज अनआंसर्ड क्वेश्चन, तो अनआंसर्ड क्वेश्चन तो हमें पता मालूम हो जाता है। आंसर की नहीं फराम की जा रही, या फिर रिव्यू का कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब हम यहाँ पे इससे पहले आपको पता है दुनिया में पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद मतलब कब से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप भी बने, सभी लोग बने। अब इस मर्तबा अगर एक पहाड़ खड़ा हो गया है तो देयर शुड बी सम सेंस बिहाइंड इट। हम लोग नोबडी शुड बी रिजिड इनफ अबाउट इट कि जनाब उसको रिव्यू ना कर सकें या देख ना सकें। कुछ तो जेन्युइन इशू है जिसको रिजॉल्व करने की आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें। These are the toppers that we are talking about। एक हजार से ऊपर वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं टेस्ट में। जी मेरी सुन लो कि रिव्यू प्रोसेस होगा जब जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस रिव्यू होगा, इसलिए कि कंटिन्यूस प्रोसेस है।
पहले ये बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का आइडिया ही यही था कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड हो जिसको कि हम डिफरेंट तरीकों से कोरिलेट भी कर सकें और उसको डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी कोरिलेट कर सकें और उनका एग्जाम्स को जैसे आइटम्स को लोग बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी रोशनी में हम आगे के लिए गाइड भी कर सकें लर्निंग को और अपने टेस्ट को भी इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अभी तक ये एक है जो रिव्यू का प्रोसेस है वो होगा, वो हो रहा है और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त एक कंप्लीट रिव्यू होगा क्योंकि उस वक्त हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तमाम बच्चों ने जो टेस्ट दिया। बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट, बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट। देखें इंडिविजुअल रिव्यू, दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो रहे हैं, हर तरफ असेसमेंट टेस्ट अब कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हो रहे हैं और ये कहीं भी नहीं होता कि आप हर बच्चा कहे कि जी मुझे मेरा टेस्ट दिखाओ। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। 2 लाख बच्चे हैं और 2 लाख कैंडिडेट्स हैं और हर कोई अपना इस तरह ये इसकी लॉजिस्टिक जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। हम रिव्यू एक ऐसा होता है कि आप उसको ओवरऑल तमाम क्वेश्चन का, तमाम पूल का रिव्यू कर सकते हैं, हम रैंडम सैंपल्स को रिव्यू कर सकते हैं और ये सब चीजें होंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें टेस्ट कंप्लीट हो लेने दें। इंशाल्लाह ये सब का सब आपके सामने ट्रांसपेरेंट और आपके सामने क्लियर होगा। अच्छा, और हम आपके साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट, ये बहुत अच्छा होगा बिकॉज स्टिल बच्चों के तो स्टूडेंट्स के तो बहुत से नहीं कर सकता अपना रिव्यू, नहीं कर सकता अपना इंडिविजुअल रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा मैं माफ कीजिएगा, इसमें बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे कि जाके किया जा सकता है और उनको भी यूज किया जाएगा। जो भी हमें जो भी कोई महसूस करेगा, ये देखे पब्लिक एक एंटिटी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, सो उसके ऊपर बहुत सारे पब्लिक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और वो सारे के सारे हमें मौजूद है और हमें मालूम है कि हम सबके सामने और सोसाइटी के सामने। 2 लाख पूरे तो नहीं आ जाएंगे रिव्यू के लिए, अगर कोई दरखास्त देता है तो होना चाहिए। पूरा महीना ये टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये आया है कि बहुत से डिफरेंट फोरम्स हैं जिसमें ये जब टेस्ट हो जाता है तो वो रिक्रिएट कर देते हैं, जी ये सवाल थे और सब कुछ, और चूंकि जो टेस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटीज है वो दोबारा से कुछ सवाल डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी टेकिंग दीज टेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ will have an unfair advantage, ये भी इनका कहना है कि तब तक उनको ज्यादातर चीजें पता चल चुकी होंगी। अब तक ये देखें, ये इसी तरह की ये रैंडम एलोकेशन और कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग में ये एक एडवांटेज हुआ, ये पहले होता था और इसी वजह से हमें यहाँ कन्वर्ट करना पड़ा कि, और आपने खुद, अगर आप पिछले हमारे रिजल्ट्स देखें तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चन बैंक्स होते थे वो जा चुके होते थे एकेडमीज के पास, जो कि वो पूरे के पूरे उनको प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में और एमसीक्यू टेस्ट की फॉर्म में वो करवा देते थे और स्टूडेंट्स जो थे वो 90s में स्कोर कर रहे होते थे और इतना हाई 90s में स्कोर और इस स्कोर का था कि इसकी डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू जो असल है टेस्ट की वो कम होती जा रही थी। अब आप देख लें, इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के टेस्ट गुजर चुके हैं, 20 टेस्ट, कितने क्वेश्चन हैं जो अभी तक वहां पे आके और शेयर होके और रिवील हो चुके हैं। रिवील होते हो तो सामने आपके सामने आ चुके होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हुए इसलिए इस किस्म के टेस्ट में वो सिस्टमैटिक रिकॉल करवाना और आपको लोगों से ये कहना कि वापस आके हमें क्वेश्चन पूल बना दो, वो मुमकिन नहीं रहा और ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग नाराज हैं हमसे। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि एक ओवरवेलमिंग नंबर है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का हुआ डिससैटिस्फाइड विद दिस सेटअप एंड ये भी तहफ्फुज़ात हैं लोगों के मुबैना तौर पर एलिजिडली ये खबरें आ रही हैं कि जब टेंडर पास हुआ, जो कंपनी ये टेस्ट आपके असिस्टेंस में करा रही है, जो कंपनी एक्चुअली करा रही है वो इश्तिहार छपने के बाद रजिस्टर हुई और मुबैना तौर पर पीएमसी के अपने लोग जो हैं उनका इस कंपनी से कुछ लेना देना है एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस, ये सारे ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर अगर एक ओवरवेलमिंग नंबर है हु आर शोइंग रिजर्वेशंस ऑन दिस सिस्टम और ये जिस भी तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं टैब्स पे, आप लोग इस पे नजरसानी करने को तैयार हैं या नहीं? जो हो गया वो हो रहा है। जी, पहली बात, सवाल के जवाब में, ये मैटर सब जुडिस भी है और कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर फोरम भी बना दी है इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए। ये कोर्ट का इसको डिसीजन उन्होंने रेफर कर दिया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है कि आप इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लीजिए और वंस अगेन, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक पब्लिक कंपनी है और इसके हर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होता है। सो वो तो स्क्रूटनी
हो रही है और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कहें कि जी क्या हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को छोड़ दें और हमेशा उसी पेपर बेस्ड टेस्ट पे रहें, तो अगर तमाम दुनिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे आ रही है, और उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में वजह भी दे दूं, उसका मकसद ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमें वो डेटाबेस फराहम करती है जो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने में मदद देता है कि हमारे स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं। आप उसको इस तरह से भी तो देखें कि जब आप एक क्वेश्चन को असेस कर रहे हैं, जब एक आप आइटम को असेस करेंगे हटके, और आपके पास बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि ये टेस्ट करने वाले बच्चे जो हैं, ये आइटम सिलेक्ट करने वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने कौन से कॉलेज से आए, पब्लिक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, किस रीजन से था, तो अच्छा हमें एक्चुअली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी लर्निंग कैसे हो रही है। हमें अपने अब आप भी हमसे किसी हद तक एग्री करेंगे मेरे ख्याल में, तो चाहे वो जैसे भी इश्यूज हों, कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है दुनिया के लेवल पे लाने की। देखिए अल्टीमेटली कंप्यूटर बेस पे जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल जाना पड़ेगा। सेकंड, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त आप ये देखें कि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 20,000 सीट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। एक हमारे पास हल ये होता है कि जो पहले होता था सॉर्ट ऑफ पॉपुलिस्ट, कि आप आसान सा पेपर बना दें, उसको इस तरह से होल्ड कर लें कि आपके 2 लाख में से बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास भी हो जाए, और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाई 80s में मार्क्स भी आ जाए। वो सब के सब खुश होंगे टेस्ट से, लेकिन उस टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। वो एक फिल्टर के तौर पे काम फिर नहीं कर सकेगा, फिर आपको कोई और फिल्टर लगाने पड़ेंगे जो कि एफएससी है दूसरा फिल्टर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो टेस्ट अगर फेल करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हैं उन पे भी ये टेस्ट लागू होगा, या वो अपने अलग एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? देखें जी, जहां तक पीएमसी की रेगुलेशंस का ताल्लुक है, एडमिट होने वाले हर बच्चे के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी, चाहे प्राइवेट या सरकारी सीट पे हो। कोई भी कॉलेज हो, उसमें दाखिले के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी है। अब आगे चाहे पब्लिक कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनको ये कानून इख्तियार देता है कि आप अपनी एडमिशन पॉलिसी दें जिसके अंदर आप वेटेजेस डिफरेंट फैक्टर्स की आप रख सकती हैं। अब वो कोई इंस्टीट्यूशन अगर वेटेज रखता है कि हमें सिर्फ एमडी कैट को पास करना क्राइटेरिया है और हम इसके स्कोर को वेटेज नहीं देंगे, तो वो दे आर एट लिबर्टी टू दैट। पब्लिक कॉलेजेस के केस में कानून मैंडेट करता है कि 50% वेटेज एमडी कैट की। अच्छा डॉक्टर साहब, एनएलई का भी हम पूछेंगे वैसे आपसे, लेकिन आपके पास कोई और सवाल है? मैं तो एक दफा डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही थी कि बहुत से हमें आपकी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी बहुत से सवाल आ रहे हैं और रिपीटेड वही सवाल आ रहे हैं, तो एक दफा फिर अगर आप ये बता सकें कि आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर, इसमें जो कंसर्न स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली तब तक तो आप लोगों ने भी नोटिस कर लिए होंगे कि क्या क्या मेजॉरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, और खासतौर पे ये कंसर्न है कि ये सिलेबस जो है, अगर हर किताब पढ़ना, पीटीबी, फेडरल, केपी, मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि आप हर बोर्ड की नॉलेज हासिल करके एक एग्जाम दें, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत मुश्किल है। तो हम आपसे दोबारा एक दफा ये सुनना चाहते हैं कि आफ्टर दिस होल प्रोसेस इज ओवर, आप रिव्यू करेंगे, कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे? जी, कंसर्न्स तो पहले मैं बता दूं कि कंसर्न्स तो हम साथ साथ एड्रेस कर भी रहे हैं, आई मीन बैक एंड पे, लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम आप सबके साथ वो कंप्लीट डेटा शेयर होगा, इस सेंस में कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर भी करेंगे, और आप खुद देख लेंगे कि उस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपको जो आपको इन्फॉर्म्ड होंगे सारे टेस्ट के बारे में। डॉक्टर साहब ठीक है, क्विकली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनएलई जो लाइसेंसिंग एग्जाम जो शुरू किया गया है। डॉक्टर्स कुछ परेशान है कि जनाब इतने पढ़ के वैसे ही आधे हो जाते हैं प्रॉफ दे के, और उसके बाद ये एनएलई भी आ गया है। ठीक है, अमेरिका यूएसएमएलई लेता है लेकिन यूके प्लैब नहीं लेता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है? ये भी फैसला हतमी है या फिर इस पे कुछ रिव्यू हो सकता है? कानून के अंदर है एक, तो दूसरा और पीएमसी का काम है कानून पे अमल दरामद कराना। थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पीएमसी को जो इवन कोर्ट ने अब एक ऑर्डर कर दिया कि 2020 अक्टूबर सितंबर के बाद का जो कोई ग्रेजुएट है उसको लाइसेंसिंग एग्जाम देना लाजिम है। सो अब हमें तो कोर्ट ने भी पाबंद किया। एक दूसरी बात ये है कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम
इंग्लैंड नहीं लेता, लेकिन इंग्लैंड ने भी अब आगे मूविंग फॉरवर्ड उसको कर दिया है, अनाउंस कर चुके हैं और वो शुरू हो जाएगा 2023 से। हम इस स्टेज पे क्यों ले रहे हैं? इस एक तो पहली बात तो ये है कि कानून है, दूसरा ये है कि हम इसको फेज इन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब एक बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेने आए तो कुछ बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के हमें एस्टेब्लिश कर लें कि वो सेफली पेशेंट को देख के डिसीजंस कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। क्योंकि माइंड यू हाउस जॉब की हद तक उस वक्त तक एक जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है या उसके वो उस वक्त तक अंडर डायरेक्ट सुपरविजन काम कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उन डिसीजंस के लिए। वो डिसीजंस इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस उसको उस वक्त लेने की इजाजत होती है जब उसे लाइसेंस मिलता है। सो उस लाइसेंस से पहले हम एक एग्जाम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और दुनिया भर में अब ये इस तरफ ट्रेंड हो रहा है, जहाँ नहीं था वहां भी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट डॉक्टर अरशद तकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना टाइम भी दिया। चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट जो एक कारपोरेट वकील हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ गलत हैं बल्कि गुमराहकुन है। उनकी पहली बात ये कि ये कानून मेरा नहीं लिखा हुआ। वो कई मीटिंग्स के अंदर ये दावा कर चुके हैं कि ये कानून मेरा लिखा हुआ और अपने ही लिखे हुए कानून की वो वजाहत भी गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून में है कि एक स्टूडेंट का एक ही एमडी कैट होगा। कानून के 18 आर्टिकल को अगर आप पढ़े और उसका तर्जुमा करना किसी भी ज्यादा पढ़े लिखे बंदे का होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी काउंसिल से अप्रूव करवा के किसी एक डेट पे सिंगल एमडी कैट टेस्ट लेगी। सिंगल एमडी कैट टेस्ट का मतलब यह है कि एक टेस्ट होगा जो तमाम सूबों के अंदर होगा, लेकिन उन्होंने अली रजा साहब ने बिल्कुल उसकी गलत एक्सप्लेनेशन दी। फिर महीने पे मुहित करना एक एंट्री टेस्ट को वैसे ही लॉजिकली बहुत गलत है, क्योंकि जो एफएससी का करिकुलम है उसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा भी एमसीक्यू बनाना चाहें तो 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बना सकते। फिर अगर एमडी कैट 2 से 2.5 लाख बच्चों ने देना है और आपने पूरा महीना उसको टेस्ट को फैलाना है उस पर, तो हर रोज 6 से 8,000 बच्चे टेस्ट में अपीयर होंगे। और अगर आपने हर एक को एक यूनिक टेस्ट देना है तो इसका मतलब है कि लेस देन अ वीक टाइम के अंदर आपका वो तमाम एमसीक्यू बैंक एग्जॉस्ट हो जाएगा। और अगर हर बच्चा 2-2, 3-3 एमसीक्यूज याद करके आके बाहर लिखे तो एक हफ्ते के अंदर न सिर्फ ये कि वो पूरे का पूरा एमसीक्यू पब्लिक हो जाएगा, बल्कि उन जगहों पे पहुंच जाएगा जहां पहुंचना। फिर उसके बाद आंसर की ना देना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने इंतहाई गलत और गुमराहकुन दी है। आम जिसके एजुकेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, आई मीन एजुकेशन के तरीका के बारे में नॉलेज नहीं होता, उनको ये कहना कि अगर की आउट कर दी जाए तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज आउट हो जाएंगे, इंतहाई गलत और बल्कि सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि बहुत भूंडी एक्सप्लेनेशन है। आप देखिए आंसर की के अंदर क्या होता था कि ABCDE, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो शेडेड होती थी और चूंकि एमसीक्यूज रीशफल करके वहां स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि पीछे बैठा हुआ बच्चा अगले बच्चे की नकल ना कर सके, उसके एमसीक्यूज की सिर्फ तरतीब मुख्तलिफ हो और एग्जाम के 4 से 5 घंटे के बाद वो की जिस तरतीब के साथ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो पब्लिश कर दी जाती है और बच्चे अपनी जो कॉपी साथ लेके आते थे, जिस कॉपी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आंसर की टिक हुई होती थी, यानी रिस्पॉन्स शीट होती थी और ABCDE में से सिर्फ वो शेडेड वाला जो था पेपर उसकी कॉर्बन कॉपी होती थी, सारे एमसीक्यूज नहीं होते थे। वो आके मैच कर लेते थे और बच्चे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते थे कि हमने क्या जो परफॉर्म किया है वो उनके सामने आ जाता था। अब इन्होंने की नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है, जो नंबर आपको मिल गए बस वही है, आप उसको रीचेक भी नहीं कर सकते। और टेस्ट कौन करा रहा है? एक प्राइवेट ठेकेदार कंपनी करा रही है और वो ठेकेदार कंपनी वो वाला टेस्ट जो 500 रुपए में यूनिवर्सिटीज कराती थी वो 6,000 रुपए में करा रही है। अब तो वो मुआहदा, वो शर्मनाक मुआहदा जो उस प्राइवेट ठेकेदार के साथ किया गया है वो भी पब्लिक हो चुका है। उसके मुताबिक फी एमडी कैट का स्टूडेंट
जो फीस 6,000 ली जाएगी उसमें से 3,500 शुरू में ही उस ठेकेदार कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और बकाया 2,500 रुपया पीएमसी रखेगा। आप ये जुल्म की इंतहा देखें कि गरीब आवाम का एक एंट्री टेस्ट के लिए वालिदैन को किस तरह पैसा देना पड़ता है। 500 से बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक टेस्ट के अंदर 2 अरब रुपए के करीब रकम जमा की। एनएलई और एमडी कैट को मिलाएं तो कम से कम 2 अरब रुपया जमा होगी। और आप देखिए कि की ना देना, उसके बाद ये चेक एग्जाम ना करने देना, इससे आपको इनकी मशकूक और गलत नीयत जाहिर हो जाती है कि ना सिर्फ ये कि ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए है, बल्कि पीएमसी की फाइनेंशियल हाइजीन बहुत पुअर नजर आती है। क्योंकि एक टेस्ट जिसके बारे में आपको ये पता ही नहीं कि आप परफॉर्म क्या करके आए हैं, तो दिस मीन कि आपने कुली तौर पे एक प्राइवेट कंपनी को ये इख्तियार दे दिया कि वो जिसको चाहे पास करे, जिसको चाहे फेल करे, जिसको चाहे पब्लिक सेक्टर की सीट दे और जिसको चाहे उसको प्राइवेट सेक्टर की सीट से भी इनकार कर दिया जाए। अब आते हैं, डॉक्टर तकी साहब ने भी कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बिल्कुल हकायक से बरअक्स हैं। आप देखिए कि अली रजा साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो तो गलत इसलिए भी हो सकती हैं कि अली रजा साहब पेशे के हिसाब से एक कारपोरेट वकील हैं। उन्होंने मेडिकल की तालीम के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, बल्कि शायद उन्होंने तो कॉलेज या स्कूल के ज़माने में साइंस की तालीम तक ना ली हो। लेकिन तकी साहब का ये कहना कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट इसलिए हम ले रहे हैं कि हम एनालिसिस कर सकें कि बच्चों ने एफएससी की तालीम कैसे ली और उनका स्टैंडर्ड क्या है। पहली बात तो ये कि एफएससी की तालीम पीएमसी का मैंडेट में ही नहीं आती और आई एम सॉरी टू से शायद उसकी कैपेबिलिटी भी आप लोगों में नहीं है। फिर जो पहले टेस्ट हो रहा था वो भी चेक कंप्यूटर करता था ORM पे, और तमाम वो एनालिसिस जो आप मेंशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो रहे थे कि एक क्वेश्चन जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में आइटम कहा जाता है, वो आइटम आसान है, मुश्किल है, या वो आइटम सही बना हुआ नहीं कि फॉल्टी आइटम है कि उसके पढ़ने से या उसको अटेम्प्ट करने से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और उसको क्या फाइनल मार्क्स से एक्सक्लूड करना है या नहीं करना। ये तमाम चीजें पहले से हो रही थी। कोई ये कंप्यूटर टेस्ट एडिटिव एडवांटेज नहीं देगा। हमें तो यही समझ आती है कि एक प्राइवेट कंपनी से एक ऐसा कंप्यूटर टेस्ट कराना जो पूरे महीने पे मुहित हो, न सिर्फ तालिब इल्मों को और उनके वालिदैन को परेशान करना और एक करप्शन का रास्ता खोलने के बराबर है। क्योंकि इससे ना तो वो कंपनी जिसको चाहे वो पास या फेल करे, बल्कि वो इसके ऊपर बोली भी लगा सकती है कि किसको पब्लिक सेक्टर की सीट चाहिए, किसको प्राइवेट सेक्टर की सीट चाहिए। मेरी इमरान खान साहब से इल्तमास है कि आप कौम की उम्मीद थे, कौम की उम्मीद हैं और इंशाल्लाह कौम की उम्मीद रहेंगे। बराए मेहरबानी आपने इर्द गिर्द से ये शातिर दोस्त नुमा दुश्मनों से बचें। और पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटर है और लाइसेंसिंग बॉडी है। इसके अंदर बराए मेहरबानी वो लोग डालिए जिन लोगों का मतमा नजर सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की का तहफ़्फ़ुज़ और उसके स्टैंडर्ड को बेहतर करना हो। अगर ये लोग दर पर्दा इन दोनों अज़ाइम के साथ, दर पर्दा अज़ाइम उनके फिनेंशियल गेन्स हो, तो एक आम आदमी जिसका बहुत ज्यादा ना तो इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक है ना मेडिकल एजुकेशन से ताल्लुक है, वो भी इनके रवैये और इनके कवानीन को पढ़ के कह सकता है कि असल में दाल में सिर्फ काला काला नहीं, दाल सारी की सारी ही काली नजर आ रही है।